नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में 6 नए बस अड्डों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित आवास 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर नए स्टेशन से रवाना भी किया। 25 नई बसें चलने के बाद खासतौर पे पूर्वांचल रूट पर जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और जिन नए बस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है उनमें लखनऊ का नवनिर्मित अवध बस स्टेशन, चित्रकूट और कई दूसरे नाम भी शामिल हैं। जाहिर है प्रदेशवासियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली बॉर्डर पर जब लाखों की संख्या में जमावड़ा होता है, लोग पैदल ही निकलने लगते हैं, उस समय मैंने परिवहन के मंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारियों को रात्रि में बुलवाया और मैंने कहा भाई इसका समाधान निकलना चाहिए। और सचमुच देखते ही देखते बिना अपनी परवाह के बगैर परिवहन विभाग के अधिकारीगण, इनके चालक, परिचालक और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी तत्परता के साथ 48 घंटों के अंदर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। लगता ही नहीं था, जब मैं स्वयं भी 48 घंटे के बाद उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निकला तो कहीं भी एक भी यात्री नहीं था जो सड़क से पैदल चल रहा हो। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज था। हमारे प्रदेश के लगभग 12,500 छात्र छात्राएं कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गई थी। कोविड-19 का संकट आ गया। उनके सामने एक चैलेंज था, क्या करेंगे। उनके परिवार के लोग और वे सभी बच्चे वहां से गुहार लगा रहे थे। तो भी मैंने परिवहन निगम से कहा और इतनी कुशलता पूर्वक उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, पता ही नहीं लगा। लेकिन वो दुनिया के लिए, देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए एक घटना बनी कि वास्तव में ऐसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सकता है। और यह कार्य कोटा के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर 15,000 से अधिक हमारे प्रतियोगी छात्र जो प्रयागराज में थे, उन लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाने का कार्य, और वह भी निःशुल्क अगर किया किसी ने तो परिवहन निगम ने किया। चौथा चैलेंज हमारे सामने कोविड-19 के दौरान तब आया जब अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश के लिए पलायन किए। इनकी संख्या लगभग 35 लाख थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय रेल मंत्री जी के, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर के एक बहुत बड़ा संबल हमें प्रदान किया। कोविड-19 के दौरान हर एक तबके के लिए राहत के पैकेज की घोषणा की और परिवहन निगम ने तब भी बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर कि कोरोना की चपेट में वे आ सकते हैं, संकट हो सकता है, कुछ और खतरा हो सकता है, बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर पूरी मजबूती के साथ परिवहन निगम ने तब भी अपने आप को साबित किया और 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये वास्तव में यही किसी व्यक्ति और संस्था की कसौटी होती है। कसौटी पे कितना खरा उतरता है इस संकट के दौरान देखा जा सकता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को यह साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश वासियों के संकट का साथी है, यानी संकट का वह साथी है और उसने यह कोविड-19 के संकट के दौरान करके दिखाया है। जब पूरे देश और पूरी दुनिया में एक हलचल है कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी अन्य नई कार्य योजनाओं को लेकर के आगे कार्य कर रहा है। चैलेंज है हमारे सामने। अभी इंटरस्टेट परिवहन प्रारंभ नहीं हो पाया है।
स्वाभाविक रूप से 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज का जो बहुत बड़ा बेड़ा है, इसके सभी प्रकार की बसेज का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस सब के बीच से रास्ता निकाला जा रहा है। जब पहले दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरी, बहुत कम मात्रा में यात्री थे और आज 8 से 9 लाख यात्री प्रतिदिन इससे यात्रा प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं। इस संख्या बढ़ेगी। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए परिवहन निगम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग के बेड़े में आज 25 बसें शामिल हुई हैं, जिसमें 15 बसें साधारण बस हैं और जो 10 बसें हैं वो एसी जनरल बसें हैं और इनका जो रूट होगा वो पूर्वांचल के जनपदों में इनका पूरा रूट होगा। और ये अवध क्षेत्रीय जो बस स्टेशन है जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने करकमलों से किया है, वहाँ से इन बसों का रूट तय होगा। ये जो बसें हैं इनका जो रूट जो तय है वो बाराबंकी है, बहराइच है, बल्लाम है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर है, आजमगढ़ है। इन जनपदों में इन बसों का रूट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 7 जनपदों के बस अड्डों का शिलान्यास किया और इसके साथ ही 6 बस अड्डों का लोकार्पण किया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्तर प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। लॉकडाउन की वजह से अब तक विश्वविद्यालय नहीं खोले जा सके और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कैसे होंगी, इसे लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर शेष परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप सब अवगत हैं कि हमारे बीच में हमारे अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग जी हैं। हम लोग ये उच्च शिक्षा विभाग के तरफ से जो विगत दिनों कोविड का संक्रमण काल चला है, इसमें जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं थी वो तो हमने संपन्न करा दी थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा विभाग की विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा थी वो कई विश्वविद्यालयों में शुरू हो चुकी थी और 30% से लेकर 70% तक तमाम विद्यालयों में वो परीक्षाएं संपादित भी हो चुकी थी। लेकिन बहुत सी परीक्षाएं ऐसी थीं जिनको संपादित करने से पूर्व संक्रमण की विशेष परिस्थिति के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। उनके संबंध में एक नीति हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अवशेष परीक्षाएं जो संपन्न कराए जाने एवं परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में क्या नीति होनी चाहिए, उसके संदर्भ में हम सबने निर्णय किया है कि कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम जो वर्ष की परीक्षा है या अंतिम सेमेस्टर है, जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहां के सेमेस्टर, उनको छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। इससे सीधे तात्पर्य है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़ के बाकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इन परीक्षाओं को कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा जो समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थीं, जिनके मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए थे, वे परिणाम यथावत रहेंगे। कुछ जगह हमारे रिजल्ट निकल गए थे, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, तो वो परिणाम यथावत रहेंगे। इनमें जो परीक्षाओं पर जो नियम लागू होते थे, पहले लागू होते थे, वही लागू होंगे। लेकिन कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थीं, लेकिन बाकी उसकी नहीं हो पाई थीं। उनके मूल्यांकन उनके अंक के अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। मान लें गणित अंग्रेजी की परीक्षा हो चुकी थी और बाकी के विषय की नहीं हुई, उदाहरण के तौर पे, तो जो गणित अंग्रेजी में
नंबर आएंगे उनको जोड़ दिया जाएगा और बाकी के अंक को जो दूसरी प्रविधि है उसके अनुसार उसमें सम्मिलित किया जाएगा। सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को जो 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है तथा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष जो अगले वर्ष की परीक्षा होगी उसमें अगले वर्ष में या जो अगला वर्ष सेमेस्टर होगा उसमें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी जो परीक्षा दे चुके हैं उनमें अगर वो पास हैं या उनमें वो बैक पेपर के लिए अर्ह हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा, उनको उसमें नंबर जोड़ दिए जाएंगे। तो यूपी में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, उस बारे में जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक, कोविड-19 की बैठक सुबह 11 बजे आज शुरू की। कोविड-19 और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सभी विभागों को जोड़कर कैसे कार्य कराया जाए, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस, इसके साथ साथ जो है अन्य विभाग भी जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्य से, उनके बीच कैसे काम हो, इस कार्य को देखने के लिए नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 75 जिलों के लिए 75 प्रशासनिक नोडल अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किए हैं और पुलिस के भी 75 नोडल अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी जो है प्रत्येक जनपद के लिए अलॉट किए गए। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिया है कि वो सैनिटाइजेशन और स्वच्छता जो है इसका पूरा विशेष अभियान शनिवार इतवार को सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी शुक्रवार की रात तक प्रत्येक दशा में अपने आवंटित जनपद में उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान संचारी रोगों के रोकथाम के लिए भी, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए एक एक चीज़ का जो है फॉलोअप करेंगे। इसके दौरान छिड़काव और फॉगिंग भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। कल पूरे प्रदेश में जो टेस्ट हुए हैं 48,086 टेस्ट हुए हैं और संभवतः पूरे देश में ये अग्रणी नंबर उत्तर प्रदेश का आ गया है। इतने टेस्ट जो है करते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जो है 50,000 टेस्ट का जो पर डे का जो मानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया था उसको अचीव करने का रास्ता अब साफ हो गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके भी नई लैब्स अब, जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी नई लैब शुरू की है, उनकी भी नई लैब्स अब अगस्त तक तैयार हो जाएंगी। तो कोई कारण नहीं है कि टेस्ट की संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। RT-PCR के टेस्ट लगभग 30 से 35 हज़ार हो रहे हैं, ट्रूनेट से लगभग 2 से 2.5 हज़ार हो रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 20 से 25 हज़ार टेस्ट भी प्रतिदिन होंगे। तो निश्चय ही इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सकीय परामर्श को भी प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी, कोविड के संदर्भ में जागरूक करने के लिए निर्देश हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज में विशेष सतर्कता बरतनी है। इन जनपदों में बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके, रिव्यू करके इनमें जो कोविड का स्प्रेड है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस बल के संक्रमण पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष जो है निर्देश DGP साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो, यदि कहीं लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी होनी आवश्यक है, जिससे कि कहीं भी हमारा पुलिस बल जो सबसे सेंसिटिव है उसमें कहीं किसी तरह की जो है इन्फेक्शन की स्थिति न रहे। प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स अवश्य उपलब्ध कराए जाए। आपको संज्ञान में है कि लगभग 40 करोड़ से अधिक पुलिस के कोविड से लड़ने के लिए बजट जो है
राज्य सरकार पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को दे चुकी है। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के लिए होमगार्ड और पीआरडी की और अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एनसीसी कैडेट्स की भी सहायता ली जाएगी। L1 अस्पताल में और अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छता पूरी रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। L1 कोविड अस्पतालों में मेडिकल के जो स्टाफ है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे L1 फैसिलिटी को और मजबूत और उपयोगी बनाया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गृह विभाग के अंतर्गत जो कार्रवाई पुलिस बल द्वारा की गई है, 188 के अंतर्गत 1,12,486 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 2,64,000 लोगों को नामजद कर दिया गया है। 95 लाख वाहन चेक किए गए हैं और 63,000 वाहन सीज किए गए हैं और अब जुर्माना भी 46.43 करोड़ रुपया हो गया है। फेक न्यूज़ पर भी विशेष कार्रवाई की गई है। 1848 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं। हॉटस्पॉट्स जोन की संख्या बढ़ी है, इसका रिव्यू भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स के एरियाज़ में कैसे रैशनलाइज किया जाए और हॉटस्पॉट्स में लोगों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इस पर विशेष रूप से आज विचार विमर्श फिर से होगा। यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। जनवरी महीने से शुरू हुए कमिश्नरी सिस्टम को 6 महीने पूरे होने के बाद लखनऊ कमिश्नर ने अपनी उपलब्धियों को बताया। वहीं 6 महीने में हुई वारदातों और कमिश्नरी में अधिकारियों के तालमेल को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से हमारे संवाददाता ने बात की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया था, लखनऊ और गाजियाबाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे जी उनसे बात करते। सर, 6 महीने का कार्यकाल हो चुका है, पुलिस में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, कुछ अपराधी काउंटर मारे भी नहीं। किस तरीके का पूरा 6 महीने का कार्यकाल आपका? बहुत सुखद अनुभव रहा है। जो विश्वास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने, हमारी बस एक ही चीज़ रही है कि हम कोशिश करते रहे और एक नई व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना था। बट अपराध बहुत कम हुए हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि लोगों में सिक्योरिटी की भावना बढ़ी है। ये लगातार इतने मैसेजेस आ रहे हैं और लोग 2-3 चीज़ पर बहुत अधिक कमेंट कर रहे हैं। एक, ट्रैफिक में व्यापक सुधार। नंबर 2, विजिबल पुलिसिंग, कि पुलिस की सक्रियता बहुत बढ़ी है। नंबर 3, सीनियर ऑफिसर्स का रिस्पॉन्स, कि कहीं भी जाने पर कोई भी मैटर, चाहे वो 307 का ही हो, 324-25 का हो, गेस्टेड ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऑफिसर ड्रिवन यह सिस्टम होता है, वह यदि काम करने लगे तो पब्लिक को बहुत आराम मिलता है। जो हमने नई चीज़ें शुरुआत की थी लोगों के लिए, जन सुनवाई हो या नमस्ते लखनऊ हो या अब जैसे वेरिफिकेशन का पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आम जनता को बहुत मदद करती है और यही हमारा प्रयास है। कोरोना काल में देखा जाए 3 महीने पूरा जिस तरीके से पुलिस लखनऊ सड़कों पर मुस्तैद रही, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के बिल्कुल लड़ाई लड़ रही थी, पुलिस लोगों के बीच में जा रही थी, उसको किस तरीके से? बहुत सुखद, बेहद सुखद अनुभव। एज एन इंडिविजुअल, एज कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ, दोनों के लिए मैं कहूँगा, जिस तरह से मैंने पुलिस कर्मियों को देखा है परिवार को छोड़कर, और कोई ना घंटा गिनता था कि कितने घंटे का काम है, ना कोई यह देखता था कि उसका काम है या ना। दूध पहुंचाने से लेकर दवा दिलवाने तक, यहाँ तक कि अगर किसी के यहाँ कोई कमी हो गई तो उसके लास्ट राइड्स का सामान देने तक बहुत खुशी से किया है पुलिस वालों। और यह जो मानवीय चेहरा उभरा है, मैं सिर्फ ईश्वर से मनाता हूँ और बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ पुलिसकर्मियों को कि आम जनता के साथ यह रूप कंटिन्यू कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितनी सख्ती करनी है हम अपराधियों के साथ और गलत एलिमेंट्स के साथ। सर, एक सवाल और है, कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ उसके बाद से कई मुहिम आपने चलाई, चाहे वो नमस्ते लखनऊ हो, महिलाओं के लिए हो, कई, ये कहाँ तक की पहुँची? और नमस्ते लखनऊ आपने चलाया था, इसका अभी तक की क्या रिस्पॉन्स आया? आप अभी भी सुबह कभी भी निकलिए, लगभग हमारी 40 गाड़ियाँ निकलती हैं जो यह कार्य कर रही हैं। दूसरा एक मुहिम चलाया था जिसको कि हम साथी कहते हैं, कि 1 विक्टिम 1 ऑफिसर, जो महिलाएं जिनके साथ यदि कोई घटना घट जाती है उनको पूरे जीवन के लिए हम एक कांस्टेबल ही सही उससे जोड़ते हैं जिससे वो अपनी बात कह सकते हैं। यह बहुत सक्सेसफुल रहा है। नमस्ते लखनऊ बहुत सक्सेसफुल रहा है। जन सुनवाई जब हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और पीड़ित को एक साथ आमने सामने करते हैं तो वह रुक गया था कोरोना पीरियड में।
उसे फिर मुझे शुरू करना है। जो वेरिफिकेशन पोर्टल है, इससे जो वेरिफिकेशन टाइम होगा, हम आप सभी अप्लाई करते हैं किसी किसी चीज़ के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन का यह टाइम लगभग जो अभी 2 महीने लग जाता है, ये घटकर 7 दिन तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखनऊ कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे जी, जिनका कहना है कि 6 महीने का जो कार्य रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है और कई चीज़ें भी चलाई गई हैं, चाहे वो लखनऊ नमस्ते की बात कर लें, महिलाओं के अपराध की बात कर लें, तो सभी में कहीं ना कहीं निरंतर रहा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष कुमार, प्राइम न्यूज़। बुलंदशहर तहसील डिबाई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गालिबपुर के कंटेनमेंट एरिया का आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निरीक्षण किया और यहां की जो व्यवस्थाएं थी उनका जायजा लिया। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केसों के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान रविंद्र कुमार ने वायरस फैलने से रोकने के लिए लोगों की मुलाकातों पर रोक लगाने के निर्देश दिए और रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सभी घरों के लोगों की स्क्रीनिंग के भी निर्देश दिए। इससे पहले भी बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार लगातार कोरोना को लेकर एक्टिव रहे हैं। वक्त वक्त पे उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, कम्युनिटी किचन का दौरा किया, क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया और जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कोरोना के संक्रमण को थामने के लिए, रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में सतत कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में आज डिबाई के गालीपुर गांव है, जहां की पूर्व में 12 तक केस आ चुके हैं। हालांकि आज के दिन मात्र 3 केस एक्टिव रह गए हैं। उनके कंटेनमेंट जोन का भ्रमण किया गया है और चेक किया गया है कि कोई लोग जो सील्ड एरिया है उससे बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, क्या सबका हेल्थ स्क्रीनिंग किया गया है, क्या यहाँ आवश्यक जो वस्तुएँ हैं दिन प्रतिदिन की यूज की वो क्या जा रही है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। अभी प्रधान जी ने बताया और गांव के कुछ लोग हैं उपस्थित, उन्होंने बताया कि गांव के जितने लगभग 1200 घर हैं सबका हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया है। 4 लोग लंबे टाइम से बीमार बताए गए हैं, उन्हें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो घरेलू वस्तुएँ हैं, दवाएँ हैं वो दी गई हैं और लोगों से अपील की गई है कि जो आरोग्य सेतु है और आयुष कवच है उसको डाउनलोड करके, आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष कवच एक विशेष ऐप है जिसमें आपके घर में उपलब्ध वस्तुएं हैं, उनका उपयोग करके आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना संक्रमण से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के कई बस स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया, जिसमें लगभग 5 वर्षों से लंबित पड़े जिला बुलंदशहर की तहसील डिबाई के बस स्टेशन का नाम प्रमुख रहा। इस अवसर पर मौजूद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बसों को संचालित किया। डिबाई तहसील की माननीय विधायिका अनिता सिंह मोदी जी, यहाँ उपस्थित हमारे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और शहर एसडीएम डिबाई, सीओ डिबाई, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नोडल अधिकारी और जनपद बुलंदशहर में तैनात अधिकारीगण और इस डिबाई बस स्थल के निर्माण में जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वे सभी गण और यहाँ उपस्थित डिबाई के सामान्य नागरिकगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस नए बस स्टेशन की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। ये बधाइयाँ इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों से पूछिए, जैसा कि माननीय परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी ने और प्रदेश के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बस का इम्पोर्टेंस, बस के महत्व का पता तब चलता है कि जब आप पैदल चल रहे हो, करीब धूप हो, जाने का और कोई साधन ना हो। तो उसकी परीक्षा तब आई थी जब 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में शरणार्थी दिल्ली से अपने गंतव्य जनपद की तरफ चल पड़े थे और जनपद बुलंदशहर में भी फंस गए थे। वन मंत्री दारा सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हाथ में नीम का पेड़ लेकर पहुंचे विधानसभा, जहां सीएम योगी और वन मंत्री के
ना मिलने पर उन्होंने ऑफिस में ज्ञापन और एक नीम का पेड़ देकर वो चले गए। वहीं कांग्रेस एमएलसी ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 साल योगी सरकार ने 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 61 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया है, लेकिन जमीनी दावे इसके बिल्कुल उलट हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक सरकार ने 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 61 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाने का दावा किया है। जो दावे झूठे हैं, किताबी हैं, धरती पर तो पेड़ लगे नहीं हैं, किसी ब्रह्मांड के किसी और कोने में लगे हों तो उसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जो जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास है, उत्तर प्रदेश की धरती बंजर है, खाली पड़ी है, वहाँ पर पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 10% से भी कम पेड़ नज़र आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मांग है, सरकार ने कितने वृक्ष कहाँ कहाँ लगाए हैं, कब कब लगाए हैं, उनके आंकड़े, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी सत्यता है, उसकी जांच करा के अवगत करा दें। इसके संदर्भ में एक पत्र वन मंत्री को पेड़ के साथ, एक पत्र मुख्यमंत्री को पेड़ के साथ सौंपेंगे और उम्मीद करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र प्रारंभ होने से पहले इसकी जांच कराकर सरकार अवगत कराएगी। अन्यथा इस मामले को कांग्रेस पार्टी वर्षाकालीन सत्र में भी जोर शोर से उठाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।